कल हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा भी था कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है सम न्यूरोट्रांसमीटर्स डायरेक्टली कंट्रोल द रिलीज ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसे स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम न्यूरल रेगुलेटर्स कहते हैं या न्यूरल पेप्टाइड्स कहते हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है? पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स है इन द बॉडी। पेन कंट्रोलिंग, जो पेन को कंट्रोल करते हैं, पेन को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज एक आपको कहीं पे लग जाती है कभी, जैसे आपको बहुत जोर से कहीं से लग गई और आपके हाथ में बहुत जोर से स्टार्टिंग में पेन हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, एंडोर्फिन रिलीज होगा आपकी बॉडी में और वो आपकी पेन को थोड़े टाइम बाद कम कर देगा और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो ये वो वाला काम करते हैं। The endorphins bind to receptors that open the ion channels on the axon. This causes the cell to be unable to fire its pain signal, and the pain sensation eventually lessen. क्या करते हैं एंडोर्फिन्स? ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर जैसे समझ लिए यहाँ से आपके पेन, जो पेन कॉजिंग न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ से निकल के दूसरे न्यूरॉन पे जा रहे हैं और ये यहाँ से आपके हाथ पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको पेन हो रही है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, एंडोर्फिन इसको ब्लॉक कर देता है, वो इस जगह को ब्लॉक कर देता है आके, तो आपको ये पेन रिसेप्टर्स धीरे धीरे रिसीव होने कम हो जाते हैं और ऐसे करते करते आपको पेन सिग्नल मिलना कम हो जाता है और आपकी जो पेन है वो लेस हो जाती है। तो एंडोर्फिन क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ये जो रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ये उनको रोक रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंडोर्फिन भी एक तरीके का न्यूरल रेगुलेटर है, क्योंकि ये पेन कॉजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, जब चोट लगती है तो आपको बहुत जोर से दर्द होती है, धीरे धीरे दर्द खत्म क्यों होने लगती है? क्योंकि एंडोर्फिन जो है वो रिसीविंग वाले एरिया उसको ब्लॉक कर देता है, खुद वहां पे आ जाता है, तो जगह ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद आपको पेन धीरे धीरे होनी कम हो जाती है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिसीव नहीं हो पाते ज्यादा। ओके, उसके बाद है द नेम एंडोर्फिन जो है वो कहाँ से आया है? इट इज द टर्म एंडोजिनस मॉर्फिन। एंडोजिनस का मतलब होता है नेटिव टू द एरिया, वहीं का रहने वाला। तो ये कहाँ का है? नेटिव टू द बॉडी है, आपके बॉडी में ही रहने वाला है। तो एंडोजिनस मतलब आपकी बॉडी में रहने वाला, मॉर्फिन मतलब जो पेन कम करता है। जैसे मेडिसिन वगैरह में भी मॉर्फिन होता है जिससे पेन कम होती है। तो एंडोजिनस मॉर्फिन से वर्ड बना है एंडोर्फिन, ठीक है, और जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और मॉर्फिन एक ड्रग भी है जो ड्रग्स की तरह भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे आगे दिखाया हुआ है, endorphins are the reason that heroin and other drugs derived from the opium are so addictive. When people take morphine or heroin, their bodies neglect to produce endorphins. अब क्या होता है जब हम ड्रग्स लेते हैं, जैसे मॉर्फिन एक ड्रग भी है, ये तो आपका नेचुरल बॉडी का मॉर्फिन है ना, इसलिए इसका नाम एंडोजिनस मॉर्फिन है। एक जो बाहर से मॉर्फिन लोग लेते हैं ड्रग्स की फॉर्म में, हीरोइन एक ड्रग्स है, आपको सबको पता ही होगा। तो जब ये ड्रग्स लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एंडोर्फिन बनना बंद कर देते हैं बॉडी में। इन ड्रग्स की वजह से इनका इफेक्ट होता है तो एंडोर्फिन बनना बंद हो जाता है। तो जब एंडोर्फिन बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, पेन कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि पेन को कौन कंट्रोल करता है, एंडोर्फिन कंट्रोल करता है। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी आपकी बॉडी में पेन होगी तो वो पेन कंट्रोल करने के लिए आपको और ज्यादा मॉर्फिन बाहर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ने बंद कर दिया है प्रोड्यूस करना, किसकी वजह से, जो आपने ड्रग्स लिए थे। और वो पेन को कंट्रोल करने के लिए अब आपको दोबारा से वो ड्रग्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी तो नहीं करेगी पेन कंट्रोल। तो इस वजह से लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स से एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ड्रग्स नहीं लूंगा तो मेरे को जो पेन है हो रही है वो बंद नहीं होगी। और जब वो फिर से ड्रग लेते हैं तो उनकी पेन ठीक हो जाती है,
उनको बेटर फील होता है, तो ये साइकिल जो है वो चलता ही रहता है। इस तरीके से एंडोर्फिन्स का बंद होने की वजह से जो है वो ड्रग अब्यूज जो है उसके वो आदत पड़ जाती है लोगों को। यहाँ पे इन्होंने जो फोटो दिखाई हुई है इसमें कोकेन दिखाया हुआ है। कोकेन भी एक ड्रग होता है। तो यहाँ पे जो रेड वाले ये जो रेड कलर के दिखाए हैं मॉलिक्यूल्स, ये जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये जो रेड वाले आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये कोकेन के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो आपका रिसीविंग वो है, रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं, ये डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। तो अब ये कोकेन जब यहाँ पे आके रिसेप्टर के बीच में फिट हो जाते हैं तो डोपामाइन को रिसीव नहीं कर पाते रिसेप्टर्स। तो जो डोपामाइन का असर होना चाहिए वो नहीं होता, उल्टा कोकेन का असर होता है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड है रीअपटेक, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्चर में एक्चुअली इन्होंने दिखाया क्या है। Cleaning up the synapse, reuptake and enzymes. The neurotransmitters have to get out of the receptor sites before the next stimulation can occur. Some just drift away through the process of diffusion, but most will end up back in the synaptic vesicles. It's a process called reuptake. मतलब ये है इनके कहने का, जैसे एक बार रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे और रिसीव हो गए यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स आने के लिए जगह चाहिए, तो ये खाली करना पड़ता है यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा हैं। तो कुछ तो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूजन मतलब इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो वापस वेसिकल्स में वापस चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम रीअपटेक। वो वेसिकल जहां से वो आए होते हैं उसमें वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जैसे इस वेसिकल से ये निकला, ये न्यूरोट्रांसमीटर निकले, यहाँ पे जितने रिसीव हो गए, सपोज 1 2 3 4 5 रिसेप्टर्स थे, 5 रिसीव हो गए, बाकी जो कुछ थे वो डिफ्यूज हो गए और कुछ वापस चले गए, इसके अंदर रीअपटेक हो गया। फिर ये दूसरा वेसिकल्स यहाँ पे आए, यहाँ पे ये ओपन हुआ, इससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले, 5-6 रिसीव हुए, बाकी डिफ्यूज हो गए इधर उधर, और बाकी बचे हुए वापस चले गए। तो जो वापस जा रहे हैं उसको बोलते हैं रीअपटेक, ठीक है। इसमें अब लिखा हुआ है सिनेप्स इज क्लियर्ड फॉर द नेक्स्ट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो जगह बीच की खाली क्यों करनी पड़ती है? जो सिनेप्स है वो क्या है? वो बीच का जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसको सिनेप्स कहते हैं ना, आपको याद होगा। तो जैसे अब यहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए यहाँ पे, और उसके बाद अगली बारी है न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट लॉट आने की, तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी, इसलिए वो रीअपटेक वापस हो जाते हैं। Some drugs like cocaine affect the nervous system by blocking the reuptake of the process. अब कोकेन क्या करता है? इनका रीअपटेक ब्लॉक कर देता है। तो उस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है ऐसे रिलीज करना और रीअपटेक करने का, वो ब्लॉक कर देता है और उससे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो यही रीअपटेक वाली फोटो इन्होंने यहाँ बनाई हुई है। डोपामिन इज रिमूव फॉर द सिनेप्स बाय रीअपटेक साइट्स. Cocaine acts by blocking dopamine reuptake sites, allowing dopamine to remain active in the synapse for longer. अब क्या होगा? वो रीअपटेक नहीं होगा तो डोपामिन ज्यादा देर तक यहाँ पे रहेगा, और ज्यादा देर तक यहाँ पे रहने से जो है इसके रिसेप्टर्स जो है वो ज्यादा देर तक इसको रिसीव करेंगे, और उससे डोपामिन का जो भी इफेक्ट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था, डोपामिन क्या करता है? मूवमेंट या सेंसेशंस को या तो एक्साइट करता है या इनहिबिट करता है। तो दोनों में से कोई एक जो भी रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि उसको रीअपटेक होने से कोकेन ने रोक दिया। अब वो बहुत ज्यादा यहाँ पे है, तो डिफ्यूज तो हुए थोड़े बहुत, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे, इसलिए वो बार बार और ज्यादा क्वांटिटी में रिसीव होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये ड्रग्स जो है वो इस तरीके से आपके नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव होने में या रीअपटेक होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्रग्स, और उस वजह से आपके जो रिएक्शंस हैं या तो बहुत ज्यादा इनहिबिट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद
there is one neurotransmitter that is not taken back into the vesicles. एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो वापस वेसिकल्स में नहीं जाता, मतलब जिसका रीअपटेक नहीं होता, वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हमने जो कल पढ़ा था कि मसल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि आपकी मसल एक्टिविटी बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही जल्दी होती है, तो क्या है, एसिटाइल कोलिन को रीअपटेक करने का और वापस से रिलीज होने में टाइम जो लगता है वो उतनी देर वेट नहीं कर सकता, इसलिए इसको मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करना पड़ता है एसिटाइल कोलिन को। तो एक एंजाइम इसके साथ रिलीज होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। एंजाइम रिलीज होता है इसके साथ जो इसको जल्दी रिएक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब जल्दी से क्लियर करता है गैप को ताकि अगला लॉट आके ट्रांसफर हो सके यहां से, क्योंकि ये रीअपटेक करने में थोड़ा टाइम लगता है और एसिटाइल कोलिन जो है वो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसको बहुत जल्दी से रिलीज होना होता है क्योंकि आपकी मसल एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। सपोज आप जॉगिंग कर रहे हो, आप भाग रहे हो, तो आपकी मसल एक्टिविटी बहुत फास्ट चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए ये एसिटाइल कोलिन का जो ये गैप में जो ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनको जल्दी से डिफ्यूज करने के लिए एक एंजाइम भी रिलीज होता है साथ में, जो इसको बहुत जल्दी से क्लियर कर देता है गैप को। अगले लॉट, जैसे लॉट बाय लॉट आता है ना, एक बार आया क्लियर हो गया, फिर दूसरी बार आया क्लियर हो गया, फिर तीसरी बार आया क्लियर हो गया, ऐसे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, एक बार देख लो। रीअपटेक क्या मैंने बताया? प्रोसेस बाय विच न्यूरोट्रांसमीटर्स आर टेकन बैक इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है? वो जो बैग्स हैं जिनके अंदर छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑल्टर्ड सो इट कैन नो लॉन्गर एक्ट एज अ रिसेप्टर। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ताकि वो रिसेप्टर की तरह एक्ट ना कर सके और वहां से वो एरिया जल्दी से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा लॉट आए और वो फिर क्लियर हो जाए। ओके, फिर उसके बाद है नोइंग हाउ एंड व्हाई ड्रग्स इफेक्ट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। अब ये बता रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से हमारे पे रिएक्ट करते हैं। वो डॉक्टर्स हमें जैसे मेडिसिन देते हैं, यहाँ पे ड्रग का मतलब मेडिसिन भी हो सकता है। तो कुछ ड्रग्स तो ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स हमें देते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। सो बिकॉज द केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस ड्रग्स इफ सिमिलर इन शेप टू द न्यूरोट्रांसमीटर कैन फिट इनटू द रिसेप्टर साइड। ये कह रहे हैं कि मान लो अगर जो आप ड्रग्स ले रहे हो, जो मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके केमिकल मॉलिक्यूल्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर की शेप के हैं, तो वो उनकी रिसेप्टर साइड पे आके फिट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, वो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर जो आने थे उनकी जगह फिल हो जाएगी। या तो वो ड्रग्स एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगे। एगोनिस्ट मतलब वो जो उसका जो रिएक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का वो उसको इंक्रीज कर देंगे, या फिर एंटागोनिस्ट मतलब वो उसको बहुत ज्यादा कम कर देंगे। Drug acting as agonist, for example, can mimic or enhance the effect of neurotransmitters. मतलब जो ऐसे ड्रग्स हैं, जो ऐसे मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं जो एगोनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को एनहांस कर देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो this can result in an increase or decrease in the activity of receiving cell depending on what effect of the original neurotransmitter. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेटरी का फंक्शन करेगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो बहुत ज्यादा इनहिबिटरी फंक्शन करेगा। तो ऐसे ये जो ड्रग्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे फिट हो जाते हैं, अगर उनकी शेप उनके जैसी है तो वो रिसेप्टर्स पे फिट हो जाते हैं और उनकी जगह पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ओरिजिनल न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी था, वहां पे अगर कोई ड्रग आ गया जो कि एक एगोनिस्ट है, तो वो उसकी एक्साइटेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। आपको ये मैं डायग्राम के थ्रू भी एक बार समझा देती हूँ। जैसे अगर यहाँ पे जो ड्रग जो ये रिसेप्टर साइट्स हैं,
यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर फिट होने हैं उनकी शेप अगर वो वाले ड्रग से मिलती है, जो ड्रग्स आप बाहर से ले रहे हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे हीरोइन हो, तो ये इनकी जगह पे जाके फिट हो जाते हैं, इनकी सीटों पे जाके बैठ जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैठने की जगह नहीं मिलती, और जब ये इनकी जगह पे बैठ जाते हैं आके, तो ये इन्हीं की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन या तो बहुत ज्यादा इनकी तरह रिएक्ट करेंगे या बहुत कम एक्टिविटी कर देंगे, मतलब एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं। अगर ये इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर है, तो ये इनहिबिशन एक्शन को बहुत ही ज्यादा कर देंगे, तो आप बहुत ज्यादा इनहिबिट करोगे अपने रिएक्शंस को। अगर ये एक्साइटेटरी के रिसेप्टर्स हैं, तो ये एक्साइटेटरी की एक्साइटेशन भी बहुत ज्यादा कर देंगे। इसलिए ड्रग्स लेने के बाद लोग एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, या तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। वो इसलिए ही होता है क्योंकि जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी जगह पे ड्रग्स वाले केमिकल्स फिट हो जाते हैं और वो एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे और मेडिसिन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। वैलियम एक मेडिसिन आती है जो एंजाइटी कंट्रोल करती है, इसको मेडिकली डायजेपैम बोलते हैं, और वैलियम जो है इसका मार्केट नेम है वैलियम। तो ये एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है। एंटी एंजाइटी मतलब एंजाइटी लेवल कम करती है, और इनको बेंजोडायजेपिन्स के कैटेगरी में डालते हैं इस वाली मेडिसिन को। ये इसका केमिकल नेम है बेंजोडायजेपिन्स। अब क्या है, ये जो है ये गाबा, जो आपका जो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड वाला जो आपका वो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंजाइटी कम करता है, ये उसकी जगह पे एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे गाबा क्या है, प्राइमरी इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है। प्राइमरी इनहिबिटर मतलब ये एंजाइटी को कम करता है, लेकिन अगर हम वैलियम मेडिसिन ले लेते हैं तो ये गाबा वाली जगह पे फिट हो जाता है, आके उसके जो सीट है उस पे आके बैठ जाता है इसका जो मेडिसिन का केमिकल है, और वो उसी की तरह रिएक्ट करता है। एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग एंजाइटी, एजिटेशन एंड फियर, मतलब एंजाइटी कंट्रोल करता है, एजिटेशन कंट्रोल करता है और फियर को दबाता है। वो कौन से एरियाज ऑफ द ब्रेन है? एमिगडेला है, और बीटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, और इंसुला है। ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, जब हम वो ब्रेन की स्टडी पढ़ेंगे तब आप इन चीजों को उसमें देखोगे। तो ये वाले एरियाज हैं, ये इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। तो ये जो इनहिबिटरी जो ये गाबा वो है, न्यूरोबेंजीन है, इसकी जगह पे ये वैलियम का जो केमिकल होते हैं बेंजोडायजेपिन, ये डायरेक्टली जाके इन एरियाज को इफेक्ट कर देते हैं। और जो फिर जो इस चीज को, इस मेडिसिन को लेता है, उसको थोड़ा सा जैसे नींद ज्यादा आती है या थोड़ा शांत होना है, या बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं अगर ओवरडोज ले ली तो। Other drugs such as antagonists blocking or reducing cells response to the action of other chemicals or neurotransmitter। अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे, हम एगोनिस्ट की बात कर रहे थे। एगोनिस्ट वो होते हैं जो एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की बढ़ाते हैं। दूसरे हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं या रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। ब्लॉक करना मतलब कम कर रहे हैं ना इफेक्ट को, तो इनहिबिटरी इफेक्ट है। It is important to remember that if the neurotransmitter that the antagonist affects is inhibitory itself, the result will actually be increase in the activity। अब ये लाइन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है समझने में। ये कह रहा है कि अगर कोई एंटागोनिस्ट केमिकल है, जैसे कोई ड्रग है जो कि एंटागोनिस्ट है, मतलब किसी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को रोकता है, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इनहिबिटर लिख देती हूँ मैं, पहले एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हमने पेन कम करने वाली कोई न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी में, जैसे एंडोर्फिन हमने पढ़ा था। सपोज ऐसा ही कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन को कम कर रहा है। अब ये जो ड्रग हम लेते हैं यहाँ पे, जो इसके एक्शन को रोकता है, क्योंकि ये कौन सा ड्रग है? ये एंटागोनिस्ट वाला ड्रग है।
एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये उसको बढ़ा नहीं रहा है, ये उसको रोक रहा है। अब ये ड्रग इसके एक्शन को रोकेगा और इसका एक्शन क्या है, इनहिबिट करना, मतलब पेन को कम करना। अब जब ये ड्रग हम लेंगे तो ये इसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा और इसके एक्शन को रोक देगा। तो इसका मतलब हमारी पेन कम करने वाला एक्शन है वो नहीं होगा, इनहिबिशन नहीं होगी, और जो हमारी पेन है वो कंट्रोल नहीं होगी और पेन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में क्या करते हैं, वो उसका एक्शन इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, समझनी पड़ेगी, एक बार दोबारा पढ़ो। It is important to remember that if the neurotransmitter that the antagonist affects is inhibitory itself, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी है जिसको एंटागोनिस्ट ने इफेक्ट किया है, the result will actually be an increase in the activity of the cell. उसका रिजल्ट क्या होगा, सेल की एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर सेल के अंदर पेन हो रही है तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेन को रोकने का, इनहिबिट करने का एक्शन तो रोक दिया इस ड्रग ने, इसलिए तो सेल की एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये इस लाइन का मतलब है। फिर आपके यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है सेरोटोनिन के बारे में दिया हुआ है, जो कि मूड को कंट्रोल करता है लोगों के। तो सेरोटोनिन क्या करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो लोगों के मूड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे डिप्रेशन की एक थ्योरी है जिसमें ये बोला हुआ है कि सेरोटोनिन इज आइदर डिप्रेशन में नॉट प्रोड्यूस्ड और नॉट रिलीज इन इनफ अमाउंट। अगर सेरोटोनिन बने ना बॉडी में या फिर ज्यादा ना बने, कम अमाउंट में बने, तो डिप्रेशन हो जाता है। सो इट कैन फुली एक्टिवेट द रिसेप्टर्स ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन, लीविंग द पर्सन इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। सम ऑफ द ड्रग्स यूज टू ट्रीट डिप्रेशन आर, अब उसको ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स यूज हुए हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब ये क्या करते हैं, उसका रीअपटेक रोक देते हैं। रीअपटेक क्या, जब वो वापस जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो ये वापस चले जाते हैं अंदर, रीअपटेक हो जाता है। तो ये वाला जो मेडिसिन है SSRI, ये इसका रीअपटेक रोक देता है ताकि यहाँ पे ज्यादा रिसीव हो सके, वो वापस ना जाए। और उससे क्या होता है, फिर जो कमी होती है बॉडी में वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, ज्यादा अमाउंट रिलीज होता है और जो डिप्रेशन है वो कम होने लगता है। तो फाइनली मूड जो है वो बेटर हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो काम करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये समरी एक बार देख लो यहाँ पे। नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। न्यूरोसाइंस इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील विद स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर इसमें आता है हमारा न्यूरॉन्स। ब्रेन इज कंप्राइज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स, दो चीजों से बना है ब्रेन। ग्लायल सेल्स क्या है, जो न्यूरॉन्स को मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और स्पेसिफिक टाइप है स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज, तो ये उनको सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है नर्वस सिस्टम में जो मैसेज को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। फिर ग्लायल सेल्स में हमने दो तरह के पढ़े, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन क्या था, उसके ऊपर का कवर था। और श्वान सेल्स क्या है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन क्या करता है, एक्सॉन को कवर करता है और इंसुलेट करता है और प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ट्रांसमिशन के प्रोसेस को, मैसेज ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। फिर न्यूरॉन्स का क्या काम है, स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं इसके, डेंड्राइट्स जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे अलग अलग वो डेंड्राइट्स होते हैं। फिर सोमा जो उसकी बॉडी होती है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है, वो सोमा होता है। उसके बाद एक्सॉन क्या है, जो उसका लंबा वाला पार्ट है वायर जैसे, वो एक्सॉन है जिसमें से मैसेज ऐसे ट्रांसमिट होके जाता है। और इसके ऊपर जो कवर है वो माइलिन शीट है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें, रेस्टिंग पोटेंशियल में हमने पढ़ा था, और माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, रेस्टिंग में जब होता है। और जब एक्शन पोटेंशियल में होता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। मेड पॉसिबल बाय बैलेंस बिटवीन आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल,
मेम्ब्रेन जो इसकी होती है सेमी परमिएबल होती है, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है अंदर जाने के लिए ताकि पॉजिटिव आयंस अंदर जा सके। इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज एज कंपेयर टू द आउटसाइड, अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिवली होता है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन रिजल्ट इन एन एक्शन पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज होता है, पॉजिटिव अंदर जाने लगता है तो एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, और अंदर का पॉजिटिव हो जाता है। फायर्स इन ऑल और नन फैशन, ऑल और नन फैशन या तो पूरा फायरिंग होगी मतलब पूरा आगे जाएगा मैसेज, या नहीं जाएगा, आधा नहीं जाता कभी भी। सेल्फ फायरिंग इज डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, अगर एक्साइटेटरी मैसेज ज्यादा होंगे इनहिबिटरी कम होंगे तो फायरिंग होगी, अगर इनहिबिटरी मैसेज ज्यादा होंगे एक्साइटेटरी कम होंगे तो फायरिंग नहीं होगी। आर सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनैप्स, और ये दो जो डेंड्राइट्स हैं जब ये आपस में मैच एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स, इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर से उधर जाते हैं जिसके बीच में से। When nerve impulse reaches the synaptic knob, neurotransmitter is released, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मूव अक्रॉस सिनैप्स एंड एक्टिवेट आयन चैनल रिसेप्टर साइट्स, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वेसिकल से निकल के यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर साइट्स होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए उनको एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद सम न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एगोनिस्ट मतलब एक्साइटेटरी एंड अदर्स आर एंटागोनिस्ट मतलब इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब जो इंक्रीज करते हैं उसके इफेक्ट को, इनहिबिटरी मतलब जो उसके इफेक्ट को कम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन स्टॉप्ड बाय exiting synapse, neurotransmitter action stopped by exiting synapse, neurotransmitter and back up in the releasing cell through reuptake and broken down by enzymes। तो क्या होता है जब एक बार न्यूरोट्रांसमीटर आके ट्रांसफर हो जाता है दूसरे उसमें तो कुछ बचे हुए वापस चले जाते हैं रीअपटेक के प्रोसेस से, और वो सेकंड टाइम दोबारा आता है, सेकंड लॉट जब आता है सेकंड फायरिंग होती है तो वो दोबारा से आगे जाते हैं, बचे हुए फिर वापस चले जाते हैं, ऐसे होता है ताकि सिनेप्टिक गैप जो है वो क्लियर होता रहे। अब आपका क्विज है ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो क्विज में पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो मैसेज रिसीव करता है, एक्सॉन करता है, नहीं करता क्योंकि एक्सॉन तो सिर्फ ट्रांसमिट करता है, सोमा भी नहीं करता, माइलिन का काम है एक्सॉन को कवर करना, तो डेंड्राइट आएगा, डेंड्राइट जो उसके एंड में सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं जिसके एंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ मतलब जो एक्सॉन को कवर करता है उसका क्या काम नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। तो इंसुलेट एक्सॉन है, इंसुलेट करता है, स्पीड अप द न्यूरल मैसेज करता है, प्रोटेक्ट द नर्व फाइबर फ्रॉम डैमेज ये भी करता है, एड्स इन रीअपटेक, रीअपटेक में कोई हेल्प नहीं करता, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। When a neuron's action potential occurs, जब एक्शन पोटेंशियल होता है, डैश आयंस आर रशिंग इनटू द एक्सॉन थ्रू ओपनिंग्स ऑन द मेम्ब्रेन, तो कौन से आयंस हैं पॉजिटिव वाले जो अंदर जाते हैं मेम्ब्रेन के, सोडियम आयंस। When the action potential reaches the end of the axon terminal, it causes the release of, जब वो मैसेजेस ट्रांसफर होते होते एक्सॉन से एंड पे पहुंचते हैं सिनेप्टिक नॉक पे, तो क्या रिलीज होते हैं फिर वहां से, इलेक्ट्रिक स्पार्क रिलीज होता है, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज आयन रिलीज होते हैं, नहीं, नेगेटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो रिलीज होता ही नहीं है उससे बाहर, क्या रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं रिलीज होते हैं। Receiving neurons have special dash that fit the shape of certain molecules. Receiving neurons के पास स्पेशल एक सीट होती है जहां पे फिट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स जाके, तो वो क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, नहीं क्योंकि ये रिसीविंग नहीं होते, यहां से तो निकल के जाते हैं। रिसेप्टर साइट है, यस रिसेप्टर साइट है जहां पे वो रिसीव होता है, रिसेप्टर का मतलब ही होता है रिसीव करने वाले। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्लीप मूड एंड एपेटाइट, कौन सा ऐसा वो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्लीप मूड और एपेटाइट जो हमने अभी पढ़ा भी था ऊपर मूड वाला को कंट्रोल करता है, तो वो है सेरोटोनिन। आई थिंक आपको सारे आंसर्स आते होंगे अगर आपने वीडियो ध्यान से समझी है तो,
अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी देख लेते हैं, ये भी ज्यादा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और यहाँ पे इन्होंने जो बात करी है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में करी हुई है। ब्रेन के पार्ट्स नहीं डिस्कस करे हैं, ब्रेन को बहुत शॉर्ट में किया है, पार्ट्स आगे डिस्कस होंगे। तो ये यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, ये जो है ये नर्व्स है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, ऐसे नर्व जा रही है पूरी, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको क्रॉस सेक्शन ऊपर से काटा हुआ है दिखाने के लिए। तो ये ऐसे अंदर से ग्रे पार्ट होता है इसका, बाहर ऐसे वाइट कलर का पार्ट होता है, और ऐसे ये पूरी बॉडी में लंबे से ऐसे जाती है। ये मसल्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन पे भी जा रहे हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वापस मसल्स पे आ रहे हैं। तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है, इन्होंने काउंटिंग दी हुई है सीक्वेंस में। जैसे सपोज आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो, तो यहाँ पे आपके जो पेन रिसेप्टर्स हैं, जो पेन को रिसीव करते हैं, वो वाले रिसेप्टर्स जिनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, वो पेन को रिसीव करते हैं तो मैसेज आगे जाता है। फिर सेकंड कहाँ पे आता है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अंदर के न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है मैसेज। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर के न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड में, ग्रे एरिया में, ये यहाँ पे एक्साइट हो जाते हैं, जहाँ पे सिग्नल मिलता है कि कुछ गर्म चीज को टच किया है, और ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्स मैसेज भेजता है। रिफ्लेक्स मतलब एकदम सडनली जो हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे, तो वो मैसेज यहाँ पे फटाफट हाथ पे वापस जाता है कि हाथ पीछे कर लो, हाथ मतलब कुछ डैमेज हो रहा है, हाथ पीछे हटाओ। तो ये मैसेज यहाँ से फटाफट वापस जाता है मोटर नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के मसल पे जाता है टू इनिशिएट अ मूवमेंट। मतलब जैसे आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, फटाफट यहाँ से मैसेज यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, और बहुत जल्दी से, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है सडनली, तो यहाँ से मैसेज जल्दी से आया कि हाथ पीछे करना है, तो हम 1 सेकंड में अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो आप सोचो कितना फास्ट ये मैसेज ट्रेवल करता होगा। तो इसी को अभी हमने डिटेल में पढ़ना है। कुछ मैसेज ब्रेन में जाते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, जो रिफ्लेक्स वाले हैं आपके, रिफ्लेक्स मतलब जो आप सडनली करते हो बिना सोचे, वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है मैसेज। और जो थोड़ा सा सोच के करने वाले हैं वो ब्रेन से आता है। अब जैसे आप आंखें झपकते हो, आपकी आंख में कुछ गिरने लगता है, आप आंखें बंद करते हो, आप पलक झपकते हो, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो वो यहां से आएगा मैसेज। आप हाथ पीछे कर लेते हो, जरा सा गर्म लगता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो यहां से आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है The central nervous system is composed of brain and spinal cord. Both the brain and the spinal cord are composed of neurons and glial cells. अब तो हमें पता है ये दोनों क्या होते हैं, जो कि लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन करते हैं बॉडी में। ब्रेन इज द कोर ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है वो मेन पार्ट है पूरे नर्वस सिस्टम का, जो आपकी सारी भेजी हुई इंफॉर्मेशन का सेंस बनाता है। सेंस बनाना मतलब उसका मीनिंग निकालता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, डिसीजन लेता है, कमांड भेजता है मसल्स को और पूरी बॉडी को। वो हम लेटर इन दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, एक लंबा सा बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसको 2 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। एक है वन अराउंड द आउटसाइड एंड वन इनसाइड द कॉर्ड। जो आउटर सेक्शन है वो वाइट है, जो अभी हमने फोटो में देखा था, और जो इनर सेक्शन है वो ग्रे है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो 2 पार्ट्स हैं, आउटर सेक्शन वाइट है और इनर सेक्शन ग्रे है, और आउटर सेक्शन वाइट है। That's because the outer section is composed mainly of myelinated axon. जो myelinated axon है ना, जो कवर है जिसपे माइलिन शीट का कवर है जिसपे, वो वाले जो है वो है आउटर सेक्शन में, इसलिए वो व्हाइट कलर का है, वो व्हाइट कलर के होते हैं इसलिए। और जो अंदर का सेक्शन है वो सेल बॉडीज है न्यूरॉन्स की। सेल बॉडीज मतलब सोमा, जो कि ग्रे कलर की होती है, इसलिए वो ग्रे है।
The purpose of the outer section is to carry the message from the body to the brain and from the brain to the body. तो आउटर सेक्शन जो है वाइट वाला, उसका क्या पर्पस है कि जो भी मैसेज आपकी बॉडी से आ रहा है वो ब्रेन तक पहुंचाए और ब्रेन से वापस अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाए. अब रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लेते हैं. जो मैं रिफ्लेक्स एक्शन बोल रही थी आपको, द रिफ्लेक्स आर्क, तो इसमें 3 टाइप के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है एफरेंट न्यूरॉन जो सेंसरी है, जो सेंस करके मैसेज भेजता है, आपके सेंसेस से मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड पे, एफरेंट. एक है इफरेंट न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन है, जो स्पाइनल कॉर्ड से भेजा हुआ मैसेज आपके मसल्स को या ग्लैंड्स को देता है कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है. और इंटर न्यूरॉन है उसके बीच के न्यूरॉन्स जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पाथ बहुत लंबा है ना, तो बीच में भी तो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, वो हो गए इंटर न्यूरॉन्स. तो ये 3 तरह के जो न्यूरॉन्स है ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट और लाइफ सेविंग होते हैं. इसलिए ये वाले एक्शंस जो होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं और लाइफ सेविंग एक्शंस होते हैं. जो ऐसे अब यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है राइट साइड में, कि जैसे इसके हाथ में कांटा चुभ गया तो इसको पेन यहाँ पे फील हुई और वो मैसेज इसको मिला तो इसने हाथ हटा लिया वहां से. तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी नर्व को पेन फील हुई होगी, एफरेंट, ए डबल एफ वाला एफरेंट को पेन फील हुई, उसने मैसेज आगे भेजा इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू. ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आया कि हाथ हटाना है, तो वो मैसेज इफरेंट न्यूरॉन, ई डबल एफ, इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू वापस हाथ में आया और हाथ एकदम से पीछे हो गया. तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्स आर्क आपका काम करता है. सो रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड अलोन अलाउज फॉर वेरी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम. इसका मेनली पर्पस क्या है कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है. तो इसको याद करने का इन्होंने तरीका बताया है कि एफरेंट, आपको अगर याद करना है एफरेंट का क्या काम है, तो ए दिया हुआ है ना, ए से स्टार्ट होता है. ए मतलब एक्सेस, एक्सेस भी ए से शुरू होता है. एक्सेस द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड में एक्सेस करे वो एफरेंट हो गया. एफरेंट ई से शुरू होता है, तो जो न्यूरॉन्स एग्जिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो मैसेज लेके एग्जिट करते हैं वो इफरेंट हो गए. ये इन्होंने एक तरीका बताया याद करने का, अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो खत्म होता है. इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो आएगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एक यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन और बतानी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये डेफिनेशन बतानी थी. इसका क्या मतलब होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स कुछ डैमेज हो जाते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी कभी उसको रिपेयर कर लेता है अपने आप ही. तो द ब्रेन एक्चुअली एग्जिबिट्स अ ग्रेट डील ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, द एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली चेंज both the structure and function of many cells in the brain is in response to experience and even trauma. तो कभी कभी जो ब्रेन है आपके डैमेज हुए न्यूरॉन्स को रिपेयर कर देता है, उनके फंक्शंस जो है वो कभी कभी चेंज कर देता है. तो उस चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. प्लास्टिसिटी मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कि कभी कभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि न्यूरॉन्स के फंक्शन चेंज कर दे ब्रेन, क्योंकि उसको कोई डैमेज हुआ है या कुछ ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से. तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को इन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी बोला हुआ है. जैसे कुछ लोग को जब स्ट्रोक आता है तो वो उसे रिकवर करते हैं, तो कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं और कुछ नए बन जाते हैं. तो वो जो एबिलिटी है ब्रेन की ये सब करने की, वो हो गया न्यूरोप्लास्टिसिटी. और एक चीज और आपको इसमें पता होनी चाहिए, स्टेम सेल्स क्या होते हैं. हमारी बॉडी में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिनको हम किसी भी सेल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. वो अगर आप चाहो तो वो ब्लड सेल्स बन जाते हैं, उनके साथ अगर आप उन्हें अटैच कर दो. अगर आप उन्हें नर्व्स के साथ अटैच कर दो तो नर्व सेल्स बन जाते हैं. उनको ब्रेन के साथ अटैच कर दो तो ब्रेन सेल्स बन जाते हैं.
तो ये स्टेम सेल्स से भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लो आपकी चोट लगने से कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया और आपकी बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पा रही, तो डॉक्टर स्टेम सेल्स को उनकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। और ये स्टेम सेल्स क्या होता है, जो डैमेज हुए हुए टिश्यूज हैं या जो सेल्स हैं उन्हीं की तरीके से डुप्लीकेट हो जाते हैं, उन्हीं का काम करने लग जाते हैं। इनसे कई बीमारियां भी ठीक करी हैं डॉक्टर्स ने, जैसे पार्किंसन डिसीज करा है, अल्जाइमर्स करा है। तो ये स्टेम सेल्स जो है वो इम्प्लांट हो जाते हैं उन एरियाज में जो डैमेज है, और वहां पे न्यूली डेवलप न्यूरॉन्स बना लेते हैं। तो एक तरीके से ही उनका काम करने लग जाते हैं, जिस तरह के सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी तरह बिहेव करते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप एक बार नोट कर लो। स्टेम सेल्स क्या है? स्पेशल सेल्स फाउंड इन ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अदर सेल्स। ये बॉडी के टिश्यूज में होते हैं और जो ये अदर सेल बनने की कैपेबिलिटी होती है। When those cells needs to be replaced due to damage or wear tear, जब कोई सेल आपकी बॉडी का डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस पर हम स्टेम सेल्स डाल देते हैं जो उनको डुप्लीकेट, उनकी तरह डुप्लीकेट बन जाते हैं और उन्हीं के फंक्शंस जो है वो करते हैं। तो ऐसे हम कई बार डैमेज हुए न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हुआ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये पूरी बॉडी का जो साइड में आपको नर्व दिख रही है, ये पेरिफेरल है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, और नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। और मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज में कहीं डाउट है तो। बट वो सिर्फ मैसेजिंग के लिए है, उसमें कॉल्स वगैरह जो है आपकी नहीं आ सकती हैं, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।